So now we have the first whole term depends on R, and we call it, this is radial term. यानी इसको हम सॉल्व करके इसका रेडियल सॉल्यूशन निकाल सकेंगे, और ये जो दोनों टर्म हैं, दिस डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई, इसको हमने y कहा हुआ है, so that both of these term collectively call angular term. और इसको सॉल्व करके हम इसका एंगुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह का है कि ये जो मैंने आपके सामने एक दोनों टर्म को मिलाकर इसको रेडियल कहा हुआ है, और इन दोनों टर्म्स को मिला के एंगुलर टर्म कहा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास कोई A है और B है और वो 0 के बराबर है। तो ये चीजें कब दुरुस्त होंगी? जब ये जो A है ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो, और ये जो B है ये भी इसी सेम कांस्टेंट के बराबर हो लेकिन माइनस के साथ हो। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज और कोई सूरत नहीं हो सकती। So in order to do this, take a same constant for both radial and angular part, और उस कांस्टेंट को मैं यहाँ पर एक नाम दे रहा हूँ। Now take up same constant for both term, और वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जो सूरत है वो कुछ भी हो सकती है, और उस कांस्टेंट को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ L into L plus 1। अब अपरेंटली ये एक थोड़ा सा आपको हैरत में डालेगा कि ये ऐसा स्पेसिफिक कांस्टेंट क्यों लिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको इस लेक्चर के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। And I hope you will get the answer why we consider such type of constant for this solution. लेकिन इस वक्त आप ये जहन में रख लीजिए कि ये L जो है ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस L, तो L कांस्टेंट है तो फिर जाहिर है ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं तो उसमें क्या होना चाहिए, यानी ये जो रेडियल पार्ट है ये भी L इंटू L प्लस 1 के बराबर होगा, और ये जो एंगुलर पार्ट है ये भी L इंटू L प्लस 1 के बराबर होगा। बस फर्क ये होगा कि एक केस में ये पॉजिटिव होगा और दूसरे केस में ये नेगेटिव के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं दो इक्वेशन बना लूंगा और उससे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक इक्वेशन तो हो जाएगी 1 ओवर d over dr r square d over dr capital R minus 2m over h cut square r square v minus e, and this would be equal to L into L plus 1। इसको मैं नाम दे देता हूँ से इक्वेशन नंबर 1।
और एक इक्वेशन बनेगी 1/y sin थीटा partial over partial theta sin theta partial over partial theta y 1/y sin square theta partial over partial square over partial phi square and y और इसको मैं कह रहा हूँ -l into l plus 1. That's we call equation number 2. Okay, so now consider angular part first और उसे मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ। ये बराबर है 1/y sin थीटा partial over partial theta sin theta partial over partial theta into y plus 1/y sin square theta partial over partial phi partial square over partial phi square into y is equals to -l into l plus 1. Okay, now keep in mind that यहाँ पर भी ये जो y है ये itself depends on two angular coordinates. One is theta and other is phi. तो यहाँ पर भी मुझे इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा, जिस तरह पहले हमने अपने वेव फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक रेडियल पार्ट कहा और दूसरा एंगुलर पार्ट. अब चूंकि एंगुलर पार्ट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू एंगुलर पार्ट्स, तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ लेट्स डिफाइन y is equals to which is theta and phi. ये मैं इतनी देर से लिख नहीं रहा था, लेकिन अंडरस्टूड है कि y depends on two angular coordinate is equals to थीटा का जो भी फंक्शन होगा उसको मैं कैपिटल थीटा कहूंगा, which is depends on थीटा, और जो फाई का जो फंक्शन है उसको मैं कैपिटल फाई से रिप्रेजेंट करूंगा आइंदा. तो एक तो हमने ये करना है कि अगेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ थीटा एंड फाई. ओके, तो चलिए इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बल्कि यहाँ पे एक काम और कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस पूरी इक्वेशन को y इंटू साइन स्क्वायर थीटा से, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट टर्म, ये y से y कैंसिल और साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन, दिस वुड बी साइन थीटा and partial over partial theta sin theta partial over partial theta. इस y की जगह पे मैं ये दो टर्म रख रहा हूं, थीटा एंड फाई. ये जो इसका आपने ख्याल रखना है कि ये कैपिटल थीटा है, दैट इज अ वेव फंक्शन, और ये जो थीटा है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का एक कंपोनेंट है. इसी तरह से जो कैपिटल फाई है ये फंक्शन है, और जो स्मॉल फाई होगा जिसको आप थोड़ा सा कर्ली फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कंपोनेंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का. तो ये फर्स्ट टर्म है प्लस
y साइन स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म, और y की जगह पे मैं रख रहा हूँ थीटा इन फाई। सो अब यहाँ पर मैं पार्शियल की बजाय लिख सकता हूँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, यानी थीटा, इसलिए कि ये यहाँ से जो जो थीटा है वो कांस्टेंट तस्वर होगा और वो बाहर निकाल लिया जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस एल इंटू एल प्लस 1। अच्छा, चलें इसको भी मैं अगर चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो फाई बाहर निकाल लूंगा, और अगेन इसको आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में लिख सकेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास फाई साइन थीटा एंड d over d theta sin theta d over d theta theta plus theta d square d phi square into capital phi is equals to minus L into L plus 1। अब एक स्टेप और इसमें अगर किया जाए, क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेट करना था, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि ये थीटा कंपोनेंट है लेकिन फाई मौजूद है, ये फाई कंपोनेंट्स है लेकिन थीटा कंपोनेंट है। तो मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय थीटा एंड फाई द होल इक्वेशन, तो क्या होगा, यहाँ से फाई कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर इनफैक्ट साइन थीटा थीटा d ओवर d थीटा साइन थीटा d ओवर d थीटा एंड थीटा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर फाई d स्क्वायर ओवर d phi square into capital phi is equals to L into L plus 1। So finally we successfully separate two variable। In fact ये right side के ऊपर भी यहाँ पर भी इसको लिखा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमने एक गलती और कर दी है कि जब यहाँ पर हमने y साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे तो कर दिया, लेकिन राइट साइड पे हमने नहीं किया। तो यहाँ पर भी ये टर्म लगेगी, और इसके अलावा और इसको जब मैं थीटा फाई से डिवाइड करूंगा तो y से इनफैक्ट सर थीटा फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये थीटा और फाई कैंसिल हो जाएगा एंड यू लेफ्ट विद
sine square theta. So I think this is fine. तो अब एक स्टेप और कर लीजिए जिसमें थीटा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये थीटा डिपेंडेंट है और ये जो राइट साइड पे ये भी थीटा डिपेंडेंट है, इसको आप अलग कर लीजिए। तो मैं एक दफा और इसको करने लगा हूं, साइन थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा एंड डी ओवर डी थीटा, और इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो दिस वुड बी प्लस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा और फाई डी स्क्वायर d phi square and capital phi, and this is going to be 0. So once again we have two separate dependency. ये जो पहली दो टर्म है, this depends on theta and this is depends on phi. ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इससे कबल रेडियल और एंगुलर पार्ट को सेपरेट किया था, और उसके बाद फिर हमने इनफैक्ट आपको बताया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये बिल्कुल यही बात है कि ये दोनों टर्म एक कांस्टेंट के बराबर होगी और ये जो टर्म है ये भी सेम कांस्टेंट के बराबर होगी, बट एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव तो मैं यहाँ पर इस पूरी टर्म को एक नाम दे रहा हूँ. Now consider a constant, a same constant in fact, और यहाँ पर हम सेम कांस्टेंट ले रहे हैं m स्क्वायर. वंस अगेन यहाँ पर भी जाहिर है कांस्टेंट जनरली a b c कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं m स्क्वायर ले रहा हूँ and I'll explain why I choose this specific constant term. But keep in mind this m is a constant, और ये जो m है in fact m स्क्वायर है, ये अगर मैं इसके साथ इक्वेट करूंगा फर्स्ट थीटा डिपेंडेंट टर्म के साथ तो m स्क्वायर के बराबर होगा, और जब मैं इसके बराबर इक्वेट करूंगा तो मैं उसको माइनस m स्क्वायर के बराबर कहूंगा. तो यहां से भी दो इक्वेशन बन जाएगी, लिख लीजिए इसको भी. साइन थीटा और थीटा d over d theta sin theta d over d theta theta plus L into L plus 1 sin square theta, और इसको मैं नाम दे रहा हूं plus m square. Let's we call equation number 3. And the angular part, which is a phi component, capital phi d square over d phi square is equals to minus m square. और इसको भी नाम दे दीजिए, लेकिन चलें इसको हम पहले सॉल्व भी कर लेते हैं. ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है आपके सामने, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d स्क्वायर और d phi स्क्वायर एंड प्लस
m स्क्वायर phi is equals to 0। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे so we get a solution जिससे आप वाकिफ हैं। We have a possible solution of this phi is exponential power either plus or minus iota m n phi। So अगर मैं यहाँ पर m को डिफाइन कर दूं कि m की वैल्यू ये प्लस और माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि phi as a function of phi exponential power iota m phi, right? Okay, so let's call this is equation number 4। तो अभी तक हमने चार इक्वेशन बनाई हैं, जिसमें से जो इक्वेशन नंबर 4 है ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो कि एंगुलर डिपेंडेंसी है, इनफैक्ट phi डिपेंडेंट है। और उसके बाद फिर हम तीसरी इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये थीटा डिपेंडेंट टर्म है, और उसके इससे पहले आपके इल्म में है कि वो हमने रेडियल कंपोनेंट भी निकाला था। तो इससे पहले कि मैं इक्वेशन नंबर 3 को टेकअप करूं और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, लेट्स कंसीडर कि ये जो इक्वेशन है ये हमें जो m की कौन-कौन सी वैल्यू लेने की इजाजत दे रही है। यानी यहाँ पर अगर आप गौर करें कि इससे पहले आप देख चुके हैं कि ये जो phi है एंगुलर कंपोनेंट में वेरीज फ्रॉम 0 to 2 pi। यानी कंप्लीट सर्कुलेशन अगर होगा, यानी कोई चीज कंप्लीट सर्किल में अगर घूम जाएगी तो फिर वो 2 pi एंगुलर डिस्टेंस कहलाएगा। तो उस हवाले से अगर इस सॉल्यूशन पर जरा अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्ज कर लें कि एक सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ phi is equals to, और इसी चीज में को मैं अगर एक रोटेशन दे दूं, यानी phi is equals to phi plus 2 pi, तो क्या ख्याल है आपका कि ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा या नहीं? यकीनी तौर पर फंक्शन को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह से अगर आप यानी फर्ज कर लें कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन आप डिफाइन करते हैं phi, और ये एक फंक्शन जो है वो 2 पाई का मतलब है कि कंप्लीट सर्कुलेशन के बाद जब 2 पाई रोटेशन करेगा तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फंक्शन को रिपीट करेगा। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो अब अगर ये जो लेफ्ट साइड पे है ये तो हमने अभी निकाला ही है, मैं इसको यहाँ पर लिख लूं आयोटा m phi, और जो राइट साइड पे है इसको लिखा जा सकता है आयोटा, और phi की जगह पर मैं लिख रहा हूँ phi प्लस 2 pi। और इसको मैथमेटिकली मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, दिस वुड बी आयोटा m phi, और एक टर्म और बन जाएगी, दिस वुड बी आयोटा m 2 pi, और लेफ्ट साइड पे है आयोटा m phi। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो चीज बच जाएगी वो होगी आयोटा एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा 2 pi m is equals to 1।
ओके, यहाँ से आप वाकिफ़ हैं ऑयलर इक्वेशन, इससे पहले हम लोगों ने इस्तेमाल किया, यानी एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा एक्स एंड ये बराबर होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। इसको अगर मैं इस ऑयलर इक्वेशन से खोल लूँ तो क्या होगा? दिस वुड बी कॉस ऑफ 2 पाई m प्लस आयोटा साइन 2 पाई m इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से जरा से गौर करें कि ये कौन-कौन सी m की वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यानी लेट्स चेक फर्स्ट फॉर m इज इक्वल्स टू 0। तो m 0 होगा तो गौर से देखें कि ये यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी एंड cos 0 इज 1। और जब यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन का आर्गुमेंट 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 इज इक्वल्स टू 1। सो दैट मीन्स ये जो m 0 जो है ये की वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी m0 जो है वो अलाउड हो सकता है। मजीद आगे बढ़ते हैं। फर्ज कर लें कि मैं m की वैल्यू चेक करता हूँ 1। तो देखिए m की जगह 1 रखेंगे, अगेन cos 2 पाई आपके पास 1 आएगा। यहाँ पर जब m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी m1 के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। सिमिलरली अगर आप m -1 के लिए चेक करते हैं तो देख लें m को अगर मैं माइनस रखता हूँ तो ये हो जाएगा cos 2 पाई, क्योंकि इवन फंक्शन है तो माइनस यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। इनफैक्ट आप मजीद आगे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल मल्टीपल के लिए चेक करेंगे, यानी आप चेक करते हैं, फर्ज कर लें कि m इज इक्वल m 1/2 या 1/3 या 1/5, तो फिर आप देखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो दैट मीन्स इस इक्वेशन से हमें पता चला कि m की जो अलाउड वैल्यूज हैं इज व्हाट, वो हो सकती है 0 +-1 +-2, इनफैक्ट ये भी आप चेक कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। यानी इंटीग्रल मल्टीपल नंबर्स सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो ये चीज़ें एक इम्पोर्टेंट हैं जो आपको अपने जहन में रखना होगा, और लेटर ऑन हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। एक ये है, और इसके अलावा एक पॉइंट है जो कि और है, जो हमने वही फंक्शन यहाँ पे निकाला था, दिस इज phi is equals to exponential power iota m phi। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो इक्वेशन फिलहाल हमने इस लेक्चर में निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये होना चाहिए कि हम थीटा डिपेंडेंट वो एक फंक्शन निकालें जिसे हमने कैपिटल थीटा कहा है। तो ये जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही।